हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड का फिज़िकल साइंस का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हमने इसका पहला पार्ट यानी कि जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो जाकर देखें। उसके बाद ये 51 से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे इस वाले पार्ट के अंदर। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चन जनरल वाले सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है, मंदरजा झेल ग्राफ में गर्दिश पजीर शे की रफ्तार यानी कि वेलोसिटी क्या होगी। ये आपको टाइम और डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर यह आपको टाइम है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो आप सीधा सा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा आपका? आपको पता है यहाँ पर आप इस तरीके से ट्राइंगल बना सकते हैं। ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर आपका टाइम है। तो ये 30 एंगल बन रहा है आपका। तो tan 30 आपको पता होता है, tan 30 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है ये यानी कि टाइम अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। tan 30 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/√3। और टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको ऑलरेडी एक चीज़ पता होगी, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये इसका रिवर्स कर दिया है, टाइम ऊपर हो गया है नीचे। तो जब इसका रिवर्स होगा, टाइम ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो ये 1/v हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी √3 मीटर पर सेकंड। अब √3 मीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ये दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 भी क्वेश्चन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया है, किसी गर्दिश पजीर तने की गर्दिश को मंदरजा झेल ग्राफ में दिखाया गया है, यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम आपको गिवन है। तो आपको पता है dv/dt होता है आपका एक्सेलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर dv निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a × dt। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शक्ल क्या होगी? अब नीचे आपको ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे कि ये है, ये आपको ग्राफ दिए हुए हैं। तो जब आप दोस्तों जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर जो ग्राफ है लीनियर है। ये ग्राफ जो है लीनियर है, और लीनियर का जो इंटीग्रेशन सेकंड डिग्री क्या होता है, पैराबोला होता है। तो पैराबोला की शक्ल आएगी आपकी। और टाइम जो है कांस्टेंट है, इसीलिए लीनियर भी आएगा। टाइम क्या है आपका? कांस्टेंट है, इसीलिए लीनियर भी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो जो हमारा ग्राफ सी है, ग्राफ सी, यहाँ पर देखो ये पैराबोला की शक्ल आ रही है। यहाँ से ये पैराबोला की, और यहाँ से फिर ये हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि लीनियर। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 में। यहाँ पर बोला गया है, इस ग्राफ की मदद से ए बी और बी सी पर लगने वाले कुव्वतों का तनासुब बताइए। विद द हेल्प ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड इन ए बी एंड बी सी। तो फोर्स अप्लाइड बताना है दोस्तों। तो ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ से ये 30 एंगल बन रहा है और यहाँ से आपका ये 60 एंगल बन रहा है। तो आप सीधा इसका एक फॉर्मूला बना सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से जब डी से नीचे की तरफ आ रहा है ये, तो ये आपका एक्सीलरेशन है नेगेटिव। तो इसीलिए आपको a1/a2 जो लेना होगा tan 30 अपॉन में -tan 60 लेना होगा, इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन था जिसको हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए लिया है। अब a1/a2 इसकी वैल्यू रख दो, 1/√3 होती है, और ये √3 अपॉन में 1, यानी कि अभी आपको ऑलरेडी पता है ये पास पास हो जाएगा और ये दूर दूर चला जाता है। तो जब आप ये सॉल्व करोगे
तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास निकल के -1/3, A1/A2 का रेशो आ जाएगा -1/3। अब -1/3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ये मिलेगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर। कोई शे आर निस्फ कतर के दायरे नुमा में घूमती हुई दायरे के 1/4 हिस्से को तय करती है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट इज मूव ओवर 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में ये है दोस्तों कि कितना घूम लेती है, इसका 1/4 आपका ये होगा। तो ये बोल रहा है कि ये कितना होगा, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ, ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, सेंटर होगा क्योंकि। तो अब देखो यहाँ से ये 90 बन रहा है, ये रेडियस, तो आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस लगा लो आप सीधा सा। जब पाइथागोरस लगाओगे, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए ओ बी, ये ए था और ये बी, तो ए भी आप फाइंड कर लोगे आसानी से, r² + r², क्योंकि साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास 2r², और जब इसको सॉल्व करोगे तो r² से r बाहर और अंदर बचेगा ओनली √2, और ये मिलेगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्वेश्चन में बोला गया है, सैयारा ए की कुव्वत कशिश दूसरे सैयारा बी के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। अगर कोई इंसान सैयारा ए पर 2 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकता है, तो दूसरे सैयारा बी पर वो किस ऊंचाई तक उछल सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 times द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी। अ मैन जंप्स ऑफ हाइट 2 मीटर ऑन प्लैनेट ए, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ जंप बाय सेम पर्सन ऑन प्लैनेट बी। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया है, ये बोला गया है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को अप्रोच देखेंगे क्या होगा। जी ए यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम है किसकी, बी की, और हाइट दे रखा है ए का, यानी कि ए पर कितना मीटर जा सकता है 2 मीटर, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, v² - u² बराबर 2gh, जहाँ पर आपका u जब 0 होगा तो v² बराबर क्या हो जाएगा 2gh। तो वहाँ से आपका h की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आपकी h की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर v² अपॉन में 2g, v² अपॉन में 2g। तो आपको क्लियर यहाँ से नज़र आ रहा है कि h इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि h इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन g। तो जब आप HA अपॉन HB निकालोगे, HA अपॉन HB का मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका GB, यानी कि B का ऊपर चला जाएगा और H का आ जाएगा नीचे GA। तो B की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो, उसको तो आप एज इट इज लिखा रहने दोगे, और GA की वैल्यू आप जानते हो कितनी है यहाँ पे 9 × GB, 9 × GB। GB से GB कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास HA अपॉन में HB आ गया 1/9। आपको क्या चीज़ पता है, HA की वैल्यू पता है इसकी, HA की, तो HA की वैल्यू पुट कर दो, बस सिंपल था। जब आप HA की वैल्यू पुट करोगे कितनी 2 अपॉन में HB बराबर 1/9, तो HB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो HB यानी कि हाइट ऑन 18 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले तफीली सैयारे की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का तनासुब क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी
टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 होती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप यहाँ से आप सिंपल सा निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो तनासुब होगा यानी कि रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57, अगर ज़मीन की कीमत को तब्दील किए बगैर उसके निस्कतर को 1% कम कर दिया जाए तो उस सूरत में ज़मीन की क़ुव्वत कशिश पर क्या असर पड़ेगा। When the radius of Earth is reduced by 1%, then what will be the effect of acceleration due to gravity on the Earth? तो ये आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? तो वो होता है Gm/R²। तो जब 1% कम कर दिया, 1% कम करने का मतलब हो गया दोस्तों 99 बचा, भी 99 बचा। 1% कम करने का मतलब 99% यानी कि 0.99 बचा भी। तो 0.99 बचने का मतलब होगा जो नया स्मॉल जी होगा वो कैपिटल जी m अपॉन में 0.99 r का स्क्वायर होगा। बस इसका रेशो आप निकाल लो, यानी कि क्या रेशो निकालोगे आप? इसका रेशो निकालोगे g अपॉन में g डैश Gm/R² अपॉन में Gm बाय, अब ये R² है तो इसको 2 बार लिख दो। तो Gm से Gm कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो आपके पास क्या आ जाएगा G डैश बराबर 0.9। देखो दोस्तों ये तो जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा ऊपर, तो ये 0.99 इंटू 0.99 ये आपके पास बचा। अब आपको क्या फाइंड करना था? G डैश फाइंड करना था, यानी कि ये वाला। तो इसको पलट दो। जब आप इसको पलटोगे तो G डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? G डैश की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों G/0.99 इंटू 0.99 और G की वैल्यू कितनी है आपको ऑलरेडी पता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट, यानी कि ये इंटू 1 होगा तो ये लगभग कितना आएगा 1.02 G आ जाएगा। 1 को जब 0.99 और 99 से डिवाइड करोगे तो 1.02 आएगा और इसका मतलब इजाफा होगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, कम वाक़ई होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इजाफा होगा। 1.02 को G से मल्टीप्लाई करोगे तो नया स्मॉल जी जो होगा वो बढ़ जाएगा, इजाफा हो जाएगा, उसके अंदर तब्दीली आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले को निस्फ कर दिया जाए तो 1 साल में कितने दिन होंगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज रिड्यूस टू हाफ देन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज विल बी इन 1 ईयर। तो 1 साल में कितने दिन होंगे? तो केपलर्स लॉ आप ऑलरेडी जानते होंगे। केपलर्स लॉ क्या कहता है? T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे T1/T2 स्क्वायर की, तो R का क्यूब अपॉन में रेडियस को कर दिया 1/R का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T1/T2 कितना आएगा? R³ 1/8R³। R³ से तो R³ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा? ये स्क्वायर था यहाँ पर। T1/T2 का स्क्वायर बचा आपके पास 8, यानी कि T1/T2 आपके पास बचा √8। जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास निकल आएगी 8t2 बराबर t1 के। और जब t2 की वैल्यू निकालोगे तो t2 की वैल्यू कैसे आएगी, t1 में कितने दिन होंगे आपको पता है, 365 दिन। t1 की जगह मैंने रख दिया t1 365 और √8 आ जाएगा नीचे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 129 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 में। अगर शे की रफ्तार फरार यानी कि एस्केप वेलोसिटी उसकी कमियत पर किस तरह मुनहसिर करती है, यानी कि हाउ डज एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिपेंड ऑन इट्स मास। तो दोस्तों एस्केप वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना होना चाहिए, आपको पता है जब मास पर डिपेंड नहीं कर रही तो m0 होगा। m0 का मतलब मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पर। किसी सैयारे पर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, क्या वो 0 होता है, 2 होता है, 2 सेकंड होता है, लामहदूद यानी कि इन्फिनिटी होता है, अशय की कमियत पर मुनहसिर करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर ये आ जाए किसी प्लैनेट पर यानी कि किसी प्लैनेट की बात करें तो वहाँ पर तो 2 सेकंड होगा, लेकिन अगर आ जाए सैटेलाइट पर तो सैटेलाइट पर होता है इन्फिनिटी यानी कि लामहदूद होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 सेकंड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सैटेलाइट पूछ ले तो फिर आपका हो जाएगा इन्फिनिटी यानी कि लामहदूद। 61 वोल्टेज की एक शक्ल है। अब वोल्टेज की एक शक्ल क्या होती है आपको ऑलरेडी पता होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो वोल्टेज की एक शक्ल क्या है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी की रूप भी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, या बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल ही गया है कि सिर्फ ओनली पोटेंशियल एनर्जी का रूप होता है ये। एक मनफी बरकी बार यानी कि नेगेटिव चार्ज के जरिए तख्लीक शुदा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल डैश होगी। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है, यानी कि शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के द्वारा कौन सी लाइन बनती है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ लाई करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ लाई करती है नेगेटिव चार्ज जब होता है तो, ठीक है। तो इसमें जो जा रही है नेगेटिव चार्ज से आउटवर्ड जा रही है, इसमें नेगेटिव से लेफ्ट टू राइट और इसमें राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो एक ही है जो सेंटर की तरफ लाई कर रही है, यानी कि ये देखो ये सेंटर की तरफ लाई कर रही है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 में। यकसा इसरा से गर्दिश पुजीर शे के यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की शक्ल डैश होगी, पैराबोला होगी। यानी कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या पैराबोला होगी, सर्कुलर पैराबोला होगी, एलिप्स होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं आपको। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है पैराबोला यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इधर ले लेते हैं टाइम। जब रेस्ट पे होगा तो बिल्कुल सीधा जाएगा। ये किसका है, ये आपका रेस्ट का है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ ले लेते हैं टाइम। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। क्या है आपका यूनिफॉर्म मोशन। अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो आपका पैराबोला बन जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और इधर आपका टाइम। ये क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये देख पा रहे हो कैसे शक्ल है, आपका पैराबोला की है।
और यही पूछा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा जब आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, यूनिफॉर्म। तो यकसा गर्दिश पजीर का मतलब है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, तो आपका पैराबोला होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए 64। अब 64 में क्या बोला गया है, किसे तजर्बाती साइंस का मौजिद कहा जाता है। हु इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। एक्सपेरिमेंटल साइंस का फाउंडर किसे कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं, क्या आइंस्टाइन को कहते हैं, या गैलीली को कहा जाता है, या रदरफोर्ड को कहा जाता है। तो दोस्तों गैलीली को फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 में देखते हैं साइंस मज़ाफ़ात में पाए जाने वाले एक्स एंड वाई की तहकीक करता है। यहाँ एक्स एंड वाई मंसूब है। साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्स एंड वाई फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस हेयर एक्स एंड वाई रेफर्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये आपका है एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन, क्वालिटेटिव मॉडिफाई। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। किसी रोशनी की नुमाइश में उम्र में तेजी से इजाफा हो सकता है। व्हाट लाइट ऑफ एक्सपोजर कैन कोज रैपिड इंक्रीज इन एज। नीला, सुर्ख, जर्द या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीला, ब्लू कलर। इसका मतलब है आपका ब्लू कलर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 में। किस साइंसदान को 2016 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया था। एन खान को, शम्मुगम को, जी मधावन नायर को, या यामिनी दलाल को। तो ये नवाजा गया था शम्मुगम को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 में। स्कूल साइंस क्या है, यानी कि व्हाट इज स्कूल साइंस। किताब है, क्या रिसाला है, या अखबार है, या हिदायत नामा है। तो दोस्तों स्कूल साइंस जो है यह आपकी होती है मैगजीन, और मैगजीन यानी कि रिसाला, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैगजीन। 69 जलजले की शिद्दत की पैमाइश किससे की जाती है, यानी कि ये पूछ रहा है जो अर्थक्वेक आता है उसकी इंटेंसिटी किस चीज़ से मेज़र की जाती है। तो दोस्तों वो की जाती है क्या रिक्टर स्केल से, क्या सेकेंड स्केल से, या मर्करी स्केल से, या ब्यूरोफोर्ट स्केल से। तो जो आपकी इंटेंसिटी जो है वो आपकी मर्करी स्केल से नापी जाती है। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ये दो अलग अलग चीज़ें। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मेजर बाय रिक्टर स्केल। ये रिक्टर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये स्केल रखा गया, रिक्टर स्केल। जो आप कहते हैं ना कि पाँच रिक्टर का आया है भूकंप, 6 का आया है, 4 का आया है, 2 का आया है, तो वो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली। इंटेंसिटी जो नापी जाती है वो मर्करी स्केल से नापी जाती है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। 1 जूल कितने फुट पाउंड होता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या 10 की पावर 7 फुट पाउंड होगा, या 0.7377 फुट पाउंड होगा, या 1 फुट पाउंड। तो दोस्तों ये होता है 0.7377 फुट पाउंड। आप इसकी वैल्यू को याद रखेंगे पाउंड में 1 जूल की। किस हिंदुस्तानी फल्कियाती सदरगाह यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने सितारों की अक्कासी यानी कि मैपिंग के 5 साल मुकम्मल किए हैं। तो वो कौन है, क्या एस्ट्रोसैट है, राइसैट है, कैस्ट्रोसैट है, या साउथ एशिया सैटेलाइट है। तो दोस्तों वो है आपका एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च ऑन PSLV XL। और ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपकी 28 सितंबर 2015 को ये लॉन्च हुई थी। 72 क्वेश्चन में चलते हैं आप।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का नफ मौजू यानी कि थीम क्या था? साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर, आत्मनिर्भर वैज्ञानिक, साइंस एंड कोविड-19 या भारत विज्ञान। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और इससे पेपर में इस बारी भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। अब जानते हैं 2021 की थीम क्या थी। 2021 की थीम क्या थी? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 की क्या थीम थी? तो वो थी दोस्तों, आप इसको भी नोट डाउन कर लें यहां से, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी in science comma technology and innovation for prosperous India। अच्छा, 2021 की आपसे पूछी जा सकती है और 2022 की भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 2022 की क्या थीम है भाई? 2022 की अगर थीम आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स बताएं, नहीं तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। कंट्री मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल, और ये दोस्तों अभी 2023 में ये जनवरी में हुआ है। अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये आपकी 2 साल की और मैंने एक्स्ट्रा तौर पे आपको बता दी, ये पेपर में क्वेश्चन आपका आ सकता है। खलाबाज को खलाई जहाज में आसमान किस रंग का नज़र आता है? तो यानी कि जो आपका एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो आसमान आता है वो क्या नज़र आता है वहाँ से? क्या सियाह, सफ़ेद, सब्ज या नीला? उनको दोस्तों नज़र आता है आपका सियाह। करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सियाह का मतलब आपका है ब्लैक नज़र आता है। जब आप ऊपर से आसमान को देखोगे तो ऊपर से वो ब्लैक नज़र आएगा। 74 ज़मीन ई अपने बेज़वी मदार में इस तरह घूमती है कि सूरज इसके एक मास्का पर वाक़ होता है। किस नुक्ता नज़र पर इसके गर्दिश की रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी? द अर्थ रोटेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन सच अ वे दैट the sun is located on one of its major axis, then at what point rotation speed will higher? तो कौन से पर होगी? तो दोस्तों ये होगी आपकी, क्या ये ए पर होगी, क्या ई पर होगी, सी पर होगी, डी पर होगी या बी पर होगी? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ये होगी आपकी ए पर। और ए कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ए है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में। किसी चीज़ पर फोर्स F लगाने की वजह से अगर वो वेलोसिटी v से चलना शुरू कर दे तो उसका पावर कितना होगा? ए फोर्स F is applied on a body and it move with velocity v, then what will be the power of the body? तो एक फॉर्मूला है पावर का, P बराबर F इंटू वी। तो P बराबर F इंटू वी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है वर्क बाय टाइम। अगर इसकी डेफिनेशन आपको आ जाए तो वो क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर की एसआई यूनिट क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। रेड की वेवलेंथ बराबर ब्लू की कितने गुना होगी? तो अब क्या 1.25 है, क्या 1.5 है, 1.8 है या 2.5 है? तो दोस्तों जो रेड की वेवलेंथ है वो ब्लू से 1.8 गुना ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 1.8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे।
1.77 क्वेश्चन में चलते हैं। रोशनी की शुआ वास्ते ए से वास्ते बी में दाखिल होती है। वास्ते बी का इन्हें ताकि रफ्तार पर वास्ते ए के मुकाबले में कितना होगा। ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी एज कंपेयर टू ए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वास्ता ए जो है ये आपका रेयर मीडियम है और ये जो है आपका डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है तो ये झुक जा रही है। ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा क्या होती है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल ये झुक जाती है, थोड़ी सी सीधी आनी चाहिए थी, ये नॉर्मल आपका नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है। तो ये भी यहाँ पे झुकी है। अब आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसर का ज़्यादा होता है और रेयर का कम होता है। जब रेयर का कम होगा तो जब, इसीलिए आप बोल सकते हैं यू बी इज़ ग्रेटर देन यू ए। तो यू बी जब बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 से ये होगा डेफिनेटली। क्या 1 से लेस देन नहीं हो सकता, 0 भी नहीं होगा, ना 1 के बराबर होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 78, अकबा एशिया को देखने के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले आईने का तशदीद कितना होता है। What is the magnification of mirror used in vehicle to see a thick object? थिक ऑब्जेक्ट जो देखते हैं उसका जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है सबसे पहले आप ये बताएं तो वो होता है आप दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर, जो साइड व्यू जो देखते हैं, साइड व्यू। और इसका जो होता है लेस देन 1 होता है, लेस देन 1, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79, ए और बी के दरमियान मसाफी इफेक्टिव मज़ाहमत कितनी होगी। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ए और बी के जो दरमियान है उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कई सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है और कई यूट्यूब पर भी कई जगह इस क्वेश्चन को गलत बताया भी गया है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को कहीं और से देखा है और गलत देखा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आपको ये दे रखा है और यहाँ पे ये, तो यानी कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो जाएगा इस वाले में, यानी कि ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस में काम नहीं करेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ कितना बचा आपका, सिर्फ 4 ओम बचा। क्या ये 6 ओम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 2 ओम होगा, नहीं होगा। अब कुछ बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, इसको सीरीज माना और इनको जोड़ दिया, 4 और 6 को जोड़कर सीधा 10 ऑप्शन मारा, ऑप्शन नंबर सी, और उनका क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों? क्योंकि 6 ओम का जो सर्किट है वो तो आपका शॉर्ट सर्किट बन गया, वहाँ पे आपका सर्किट में ये यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ 4 ओम बचा। 4 ओम का मतलब है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन। तो अगर किसी ने आपको बताया है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, 4 ओम और 6 ओम को आपस में आपने पैरेलल में लगा के काम किया है, पैरेलल में लगा के काम किया है और फिर आपने कुछ वैल्यू निकाली होगी, तो वो आपका गलत हो गया। अगर किसी ने बताया कि दोनों सीरीज में हैं और 10 ओम आपको करेक्ट ऑप्शन बताया, तब भी गलत हो गया। इसका जो सही ऑप्शन है आपका 4 ओम होगा। 80, क्वेश्चन नंबर 80, इंसानी जिस्म की मज़ाहमत कितनी होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछ रहा है। तो दोस्तों ह्यूमन जो रेजिस्टेंस होता है वो 10,000 लगभग ओम होता है वेट में, बट यहाँ पर तो 120 ओम तो होगा नहीं, मेगा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 12 ओम भी नहीं होगा, तो 12 किलो ओम हो सकता है, यानी कि 12,000 ओम, तो ये हो सकता है अप्रोक्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा, अंडर ड्राई कंडीशन कितना होता है। ड्राई कंडीशन में यही वैल्यू पहुँच जाती है इतनी। अब देख लो कितनी हो गई, कितना ज़्यादा हो गया ये। सुपर कंडक्टिविटी के अमल को किसने दरियाफ्त किया था। तो ये किसने दरियाफ्त किया था, ओन्स ने, एडिसन ने, ओम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया था ओन्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, ओन्स ने। 82,
मंदरजा झेल सर्किट डायग्राम में वर्टिसेस के दरमियान मज़ाहमत कितनी होगी। अब ये 5 ओम और 5 ओम ये दोनों आपस में क्या है, देखो अब जब यहाँ से लोगे तो ये दोनों ए बी और ए बी एंड ए सी एक वायर है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 5 + 5 हो जाएगा आपका 10 ओम। ये 10 ओम हो गया और बाकी जो फिर यहाँ से आपका ये बन जाएगा, ये 10 ओम बन गया और नीचे आपका बन जाएगा फिर ये 5 ओम और ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा आएगा, आर पी बराबर 1/5 और 1/10। 10 आपके पास एलसीएम आ गया, यहाँ पे 2 + 1 और 2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3/10, लेकिन ये था 1/RP। अब बहुत सारे बच्चों ने 3/10 कर दिया होगा यानी कि A, लेकिन आपको तो RP कैन फाइंड करना था, तो वो हो जाएगा इसको पलटा तो 10/3 को भी पलटना पड़ेगा। और 10/3 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जी बी में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 83 मंदरजा सेल में से कौन सा छोटा सितारा है, यानी कि विच गैलेक्सी नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टार, ग्लीस 623b, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा दोस्तों ग्लीस 623b, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ए, यानी कि ग्लीस 623b इज द राइट आंसर। किस कहकशा का नाम यूनानी शहजादी के नाम पर है, विच गैलेक्सी नेम आफ्टर ग्रेट प्रिंसेस, तो वो कौन है, एंड्रोमेडा, वेरपूल, मेजियर या सिग्नस। तो वो है दोस्तों एंड्रोमेडा। और ये कहाँ की प्रिंसेस थी, ये थी आपकी ग्रीक की प्रिंसेस थी जिनका नाम था एंड्रोमेडा। इनके नाम पर ही एक स्टार का नाम रखा गया है। किस खलाई जहाज़ को बैरूनी निज़ाम शमशी के मुशाहिदात के लिए भेजा गया है, विच स्पेस क्राफ्ट ऑब्जर्व द आउटर सोलर सिस्टम, क्या वो पायोनियर 10 है, पायोनियर 1 है, पायोनियर 2 है या पायोनियर 9 है। तो दोस्तों वो है आपका पायोनियर 10, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें भी। 86 खला में मशीन भेजने की तजवीज़ किसने पेश की थी, यानी कि द आइडिया ऑफ सेंडिंग अ मशीन इनटू अ स्पेस वाज प्रोड्यूस बाय यूरी गैगेरियन, रॉबर्ट गोडार्ड, जूल्स वर्ने या कॉन्स्टेंटिन साइलोकोस्की। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 में। तमाम जदीद रॉकेट का जद यानी कि एंसेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, V1 को, V2 को, टाइटन को या डेल्टा को। तो ये कहा जाता है आपका V2 का एक और मॉडर्न एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न रॉकेट क्या है, ये V2 क्या है, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न रॉकेट। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न रॉकेट कौन है, तो V2 है आपका। 88 में चलते हैं। किस कीमियाई मादे को शहंशाह की कीमिया कहा जाता है, तो कौन है, विच केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एम्परर ऑफ केमिस्ट्री। एम्परर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, HNO3 को कहा जाता है, यानी कि नाइट्रिक। दोस्तों HNO3 का कॉमन नाम क्या है, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AgNO3 नहीं, H2SO4। तो बिल्कुल जो आपका एम्परर है केमिस्ट्री का वो कौन है, वो है आपका H2SO4। और ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है स्टोमक के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है, ये स्टोमक में। ये जब ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो फिर हमें लेना पड़ता है बेस, और बेस को कहते हैं हम एंटा एसिड। जब ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमारे एसिडिटी की शिकायत होनी चालू हो जाती है, फिर हम बेस लेते हैं और बेस को नाम जाना आता है एंटासिड, जिसमें आपका इनो हो गया या आप कोई बेकिंग पाउडर ले सकते हो, तो वो सारे आपके एंटासिड हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं।
किसने कीमियाई मादे की अलामात को जाहिर करने के लिए के तरीके को मुरत्तब किया? हु क्रिएटेड अ वे टू शो द सिंबल ऑफ केमिकल? कौन है? अमेडो अवोगाद्रो, जॉन जेकब बर्जेलियस, या मैरी क्यूरी, या रॉबर्ट ओ बॉयल? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है जॉन जेकब बर्जेलियस। 90 किस गैस को मुस्तकबिल का ईंधन के नाम से जाना जाता है? विच गैस इज नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर? फ्यूल ऑफ फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल का ईंधन, या फ्यूचर ऑफ फ्यूल, फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? मीथेन को, ऑक्सीजन को, नियोन को, या हाइड्रोजन को? तो ऑलरेडी आप जानते होंगे हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 में चलेंगे। डेटॉल में मौजूद दाफे यानी कि एंटीसेप्टिक मुरक्कब है, कौन सा एंटीसेप्टिक मौजूद होता है? बायोथिनोल, सिरिसोल, आयोडीन, या एनरोक्सिलिनोल? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर एनरोक्सिलिनोल नहीं है, यहाँ पर ये होगा आपका क्लोरोजाइलिनोल। क्या होगा ये? ये एनलोरो नहीं होगा, ये क्लोरो होगा, जाइलिनोल, क्लोरोजाइनिलोल। तो फिर भी हम इसके साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, लेकिन करेक्ट आपका ये है क्लोरोजाइलिनोल। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। 92 में क्वेश्चन में बोला गया है तफीली सैयारे ज़मीन के अतराफ किस रफ्तार से चक्कर लगाता है? एट व्हाट स्पीड डज पैरासिटिक प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, 28,000 किलोमीटर पर आवर। 93 में चलेंगे। इंसानी आँख का पावर ऑफ रिजोल्यूशन कितना होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, व्हाट इज द पावर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई? 576 मेगापिक्सल, 488, 360 या 285? तो ये होता है दोस्तों आपका 576, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक ए सही। आंखों से नजर आने वाली रोशनी यानी कि विजिबल लाइट के तोल मौजूद का हुदूद यानी कि रेंज होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? तो वेवलेंथ जो होता है वो आपका होता है 0.39 से 0.77 माइक्रोमीटर। अब 0.39 से 0.77 एक ही ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 में चलेंगे आप। इंसानों की आंखों में मौजूद अदसा चश्मा यानी कि आई लेंस होता है, अब कौन सा होता है? व्हाट आई लेंस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? तो वो होता है ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। बुनियादी कुव्वतों में कौन सी कुव्वतों का हदूद लामहदूद यानी कि इन्फिनिटी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू फोर्सेस हैव इनफाइनाइट लिमिट? अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। जब r को इन्फिनिटी करेंगे तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपको पता है कि Q1 Q2/r² होता है। जब r टेंड्स करोगे इन्फिनिटी तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहां से इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप ले सकते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। यूनान के किस रियाजी और डैश के मुशाहिदे के जरिए ज़मीन के मुहित यानी कि सरकमफ्रेंस का तखमीना लगाया था? विच ग्रीक मैथमेटिशियन मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ? तो वो किसकी मदद से? चांद की, सूरज की, पानी का जहाज या अफ्क?
तो वो किया था सूरज की मदद से, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन की मदद से। अब वो कौन साइंटिस्ट थे? वो थे आपके, यहाँ पे एरर हुआ है स्पेलिंग का, इरेथोस्तीन। 98। मंदरजा झेल में कौन सी अमवाज रोशनी के मुकाबले में ज़्यादा तौल यानी कि मौज यानी कि वेवलेंथ और कम इरताश यानी कि फ्रिक्वेंसी रखते हैं? तो दोस्तों इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप एक ट्रिक याद कर लें, RMIVUX की, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, रमी वुग्स, ऐसे याद कर लो आप, रमी वुग्स। अब यहाँ पे आप देखोगे इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्या बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी। और इधर जाते हुए गामा से इधर जाते हुए वेवलेंथ बढ़ता है। अब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? आर की। यहाँ पे पूछा था वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? रेडियो वेव की। और रेडियो वेव आपका एक ही ऑप्शन में, और जब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेडियो वेव की होगी, तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गामा रेस के बारे में अगर बात करें तो गामा रेस की फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज़्यादा होगी, और वहीं अगर इसकी वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ की, तो सबसे कम होगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। 99। CFC के सालिमात यानी कि मॉलिक्यूल कितने दिनों तक स्ट्रेटोस्फेयर में मुतहरिक रहने की सलाहियत रखते हैं? हाउ मेनी डेज CFC मॉलिक्यूल स्टे इन द स्ट्रेटोस्फेयर? तो दोस्तों 2 साल तक स्ट्रेटोस्फेयर में जाने में लग जाते हैं, यानी कि जो CFC गैस है वो 2 साल में स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच पाती है, 2 सालों में। उसके बाद ये लगभग 40 से 150 साल तक वहाँ पे रहती है। 40 से 150 साल का अगर एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे, लगभग एवरेज देखेंगे तो 60 तो नहीं होगा, 210 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 45 भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, और वही इसका हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन। रिक्टर स्केल मीटर की इजाद किस सन में की गई थी? तो रिक्टर स्केल, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। रिक्टर स्केल की जो मीटर की जो इजाद है यानी कि जो खोज है वो 1930 में की गई थी, और ये चार्ल्स रिक्टर ने इसको इजाद किया था। किसने? चार्ल्स रिक्टर ने इसको इजाद किया था। एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं पता तो आप यहां से देख सकते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों सीज़मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो भी अर्थक्वेक आता है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं सीज़मोलॉजी। तो ये तो दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन जो कि फिजिकल साइंस के पेपर में आए। हमने बायोलॉजिकल साइंस के, मैथमेटिक्स के और भी अलग अलग सब्जेक्ट के उर्दू के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड करा दिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और जनरल क्वेश्चन जो कि आपके 50 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाने वाले हैं, जिनमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, वो भी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली और भी वीडियोस आपको मानू से रिलेटेड लगातार मिलती रहे। और जो भी अदर बीएड जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या बिहार बीएड है, यूपी बीएड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे और इस वीडियो को हमारी अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।